हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। नमस्कार आप सभी को, जय हिंद। और आपका क्रैकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम जो है कि 30 क्वेश्चंस लेकर के आए सीडीपी में। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है आपके। ठीक, तो मैंने सोचा कि आज से जो है कि मैराथन स्टार्ट कर दिया जाए। ओके, और आपके लगातार मैराथन ही शुरू होंगे। तो सीडीपी का आज क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं। उम्मीद है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये सेशन। और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, ठीक, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, आपके हेल्प की ज़रूरत है। ठीक, जितने लोग जुड़ेंगे हम उतनी अच्छी चीज़ों का प्रबंध कर पाएंगे अपने चैनल पे और अच्छी चीज़ें ला पाएंगे। तो और बाकी क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आपको रिप्लाई वहाँ से मिलने वाला है चैनल के थ्रू से। उम्मीद है कि चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी और क्वेश्चंस आपके लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चंस को लेकर के एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं आपको काफ़ी हेल्पफुल मिला है। बाकी जितने दिन मैंने प्रैक्टिस सेट्स कराए हैं आपको, मैंने उसी तरीके के क्वेश्चंस को चूज़ किया जैसे जिस सीरीज से जिस सीरियल वाइज आता है, जैसे सीरियल वाइज आता है क्वेश्चंस। ठीक है, जिन जिन चैप्टर्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट मान करके कराया गया है। हालांकि क्वेश्चंस की संख्या जो है कि कम रही है, प्रश्नों की संख्या कम रही है, लेकिन मैंने चुन चुन के प्रश्न लिए हैं जो बार बार रिपीटेड रहे हैं, बार बार उनसे प्रश्न पूछे गए। और जिस दिन एग्जाम्स हो जाएंगे उस दिन भी हम लोग रिव्यू रखेंगे जो है कि क्वेश्चंस को लेकर के कि देखिए इस तरीके के प्रश्न मैंने कराए हैं, इस पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि मेरे हिसाब से ये प्रश्न काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण रह सकते हैं, महत्वपूर्ण होंगे भी। और ज़्यादा चर्चा ना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और आज का पहला क्वेश्चन हम लेकर के चलने वाले हैं, इसको समझते हुए चलेंगे। ठीक है, बाकी कोई भी आपको इंक्वायरी करनी है, आपका नंबर यहाँ पे गिवन है। ठीक है, किसी तरीके का भी आपको कोई जानकारी लेना है, किसी तरीके से का संपर्क करना है आपको, तो ये जो नंबर गिवन है आपका चैनल का, आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक, तो सीडीपी का पहला क्वेश्चन आपके लिए सीटेट के लिए ये रहा। एक बच्चे की, देखिए पहले आप जब भी तैयारी करते हो तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हो विकास और अभिवृद्धि से। और जितने आपकी पीवाईक्यू से आप उठा के देख लो, पहले आप विकास से प्रश्न जो है आए और आपके मैक्सिमम जो है कि 2 या 3 प्रश्न विकास से रहते हैं। ठीक, बाकी एक आध मतलब विकास और वृद्धि से प्रश्न आने ही आने हैं। तो इस चैप्टर, ये चैप्टर जिसका क्लियर है, आप समझिए आपका काफ़ी बेहतर ढंग से जो है कि एग्ज़ाम जाने वाला है। क्योंकि जितने क्वेश्चंस मैं अभी तक जितना मैं प्रश्न दी हूँ, जितना मैंने कराया है, उसी तरीके का चुन के कराया जो रिपीटेड रहे बार बार और उन्हीं मुद्दों से जुड़े हुए हैं। चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। परवरिश की शैलियाँ, यानी कि जिस तरीका क्या है, परवरिश आप कर रहे हो बच्चे का, उसका तरीका। आनुवांशिक ढांचा और संरचना, जाहिर सी बात है विकास में बहुत बड़ा माध्यम होता है आनुवांशिक ढांचा। ठीक है, अगला है विद्यालय अनुभव, यानी विद्यालय में बच्चा जा रहा है, आप सामाजिक कह सकते हो, आपको सामाजिक अनुभव उसको किस तरीके का मिल रहा है। अगला व्यक्तिगत रुचि और उसकी अपनी पर्सनल इंटरेस्ट जो है उसकी क्या है, ये भी निर्भर करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वृद्धि और विकास में चारों ही आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और ये प्रभावित करते हैं आपके विकास को। ठीक है, तो परवरिश की शैलियाँ जो है काफ़ी, आपके माँ बाप आपको कैसे पाल रहे हैं, आपको कैसे बड़ा कर रहे हैं, ये बिल्कुल हेल्पफुल जाएगा आपके लिए। आनुवांशिक ढांचा तो जाता ही जाता है भाई विकास में, आपका शारीरिक विकास हो रहा है उसमें आपका आनुवांशिक ढांचा बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप कहते हैं ना कि नए नक्श इनकी कैसे गए हैं, अभिवृद्धि की बात की जाए तो नए नक्श कैसे गए हैं, एकदम बिल्कुल पापा पे गया है, बिल्कुल मामा पे गया है, नाना पे गया है, दादा पे गया है, दादी पे, बुआ पे, चाचा पे, ऐसे बोलते हैं हम। तो आनुवांशिक संरचना और ढांचा तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारे विकास और अभिवृद्धि में। बाकी विद्यालय अनुभवी में जो है कि विकास के सारे पक्ष शामिल किए जा सकते हैं क्योंकि सामाजिक आपका कारक है। ठीक, व्यक्तिगत रुचि तो बहुत जाहिर सी बात है विकास में आपके बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो इस तरीके से जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 आंसर जो है आपका बिल्कुल सही जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है आपका कि बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन, इसको पढ़ेंगे।
बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होती है। मैंने आपको बताया था कि समान गति आप कह सकते हो लीनियर हो जाता है, रैखिक हो जाता है। समान गति से कोई भी विकास नहीं होता है भाई, ऊपर नीचे तो होगा ही ना, उतार चढ़ाव रहेगा। तो कभी भी समान गति से जो है आपका विकास शामिल नहीं किया जाता है। तो समान गति से ये बिल्कुल सही नहीं है। एक आयामी नहीं होता है विकासात्मक परिवर्तन, एक आयामी होता है, केवल एक आयाम में चलेगा, बिल्कुल नहीं। मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है, ठीक। रैखिक नहीं होता है भाई। रैखिक मैंने आपको बहुत पहले भी कई क्वेश्चंस कराए, उसमें रैखिक मैंने मना किया था, लीनियर नहीं होता है विकास, कभी भी लीनियर आपका नहीं होता है, रैखिक नहीं होता है। तो ये दो ऑप्शन आपके ऐसे ही कट हो गए। आगे देखते हैं। वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है, अपरिवर्तनीय। कैसे भाई, यहाँ पे परिवर्तन बोल रहा है सीधे सीधे, अपरिवर्तनीय कैसे है? और पैर की उंगली से सिर तक नहीं, सिर से पैर तक, सिर से पैर तक विकास होता है, या फिर केंद्र से बाहर की ओर आपका विकास माना जाता है, ठीक है। देखो सेफेलोकार्डल बोलते हैं। 4 आपका नहीं होगा, 3 बिल्कुल सही होगा। वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तीसरा वाला आपका। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है आपका ये। आप जो है, मैं भले लाइव नहीं हूं, लेकिन आप अपना एक कॉपी पेन ले लीजिएगा और आप देखिएगा कि 30 क्वेश्चंस में से कितना क्वेश्चंस आप सॉल्व कर गए, ठीक है। और अगर आप 26 प्लस जा रहे हो, 25 प्लस जा रहे हो, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, ठीक। क्योंकि पेडागोजिकल इशू तो आपको हर जगह 15-15 नंबर के मिलने वाले हैं। 5 पोर्शन में जो है आपकी 15-15 नंबर के आने वाले पेडागोजिकल इशू। आपने अगर इसको 25 प्लस साबित कर दिया, मतलब निकाल लिया, तो समझो आपका सिलेक्शन तय है। 90 आपका जनरल में होता है, 90 प्लस आप ले जा पाओगे, एकदम इजीली ले जा पाओगे, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि आप 25 प्लस क्वेश्चंस इसमें कर पाइए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम। अभी कथन ये दिया हुआ है, सामाजिकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। अब ये कथन दिया हुआ है, आप ध्यान से शब्दों को समझिएगा। एक कथन है कि सामाजिकरण स्कूल में ही, आप ये समझो केवल में ही ये शब्द सही नहीं होते हैं, स्पेशली सीटेट एग्जाम के लिए तो बिल्कुल सही नहीं होते हैं, ठीक। ट्रिक है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हमेशा, रेयरली आपको कहीं कहीं जो है कि मिल जाएगा तो मिल जाएगा, वरना ज्यादातर आपको जो है कि केवल ही, ये प्रश्न आपको सही नहीं। क्या होता है आप बताइए? समाजीकरण केवल स्कूल में ही होता है और कहीं नहीं होता है, आप खुद दिमाग लगा सकते हो। बाकी इसका तर्क दिया हुआ है कि स्कूल द्वितीयक समाजीकरण की एकमात्र शब्दों को समझिएगा, एकमात्र संस्था है, एकमात्र ही, केवल। तो इस हिसाब से हमारा ए और आर दोनों गलत है, दोनों कथन गलत है। अगर ये ही नहीं रहता, एकमात्र नहीं रहता, तो दोनों सही हो जाता और दोनों एक दूसरे को जो है कि सही व्याख्या में लाए जा सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? ही लगा दिया है। समाजीकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है। तर्क किसका दे दिया है कि स्कूल द्वितीयक समाजी, ये तो बात सही है भाई कि द्वितीयक समाजीकरण है, सेकेंडरी एजेंसी, ये हम मान लेते, लेकिन एकमात्र बोल दिया तो ये गलत है ना भाई। बहुत सारे आएंगे आपकी, बहुत सारी संस्थाएं इसमें शामिल हो जाती है, मीडिया शामिल हो जाती है, वो आपकी द्वितीयक में आती है, सेकेंडरी एजेंसी होती है ना। तो एकमात्र लिखा है, तो ए और आर दोनों गलत है इस हिसाब से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका कि सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने से डरती है। समझिएगा, सीमा एक लड़की है, वो अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने में डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। अभी कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार सीमा किस स्तर पे है, आपको बताना है। मैंने आपको पहले भी जो प्रैक्टिस सेट्स कराए उसमें कोहलबर्ग को काफी अच्छे से बताया है मैंने, है ना। तो 3 इनके प्रकार हैं, इनके जो नैतिक विकास के सिद्धांत है 3 प्रकार हैं, और हर प्रकार के 2-2 चरण हैं, है ना। 2-2 चरण, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, तो 6 चरण में ये पूरे होते हैं नैतिक विकास के सिद्धांत, ठीक है। और आपका जो है अभी ये आपको बताना है, मैंने कहा था आज्ञा, दंडकारिता जो है ना, और आत्मरुचि, जिसमें आप कह सकते हो आत्मोन्मुखी होते हैं बच्चे जो होते हैं, वो आपके पूर्व में आते हैं, पूर्व पारंपरिक में आते हैं, ठीक।
उसके बाद आपका पारंपरिक होता है, पारंपरिक स्तर होता है। 3 स्तर में आपको मैंने बताया था कि 3 स्तर हो गए, 6 चरण होते हैं। पहला स्तर आपका पूर्व पारंपरिक हो जाता है ना, पूर्व पारंपरिक हो जाता है। दूसरा आपका पारंपरिक हो जाता है और उसके बाद हो जाता है आपका उत्तर पारंपरिक। तो बच्चा जो है पूर्व पारंपरिक में आएगा जब दंड और आज्ञा का पालन करता है, दंड का पुरस्कार का जो है कि उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, वो आपका पूर्व पारंपरिक में आता है। दूसरी बात कि आत्मोन्मुखी होता है, यानी कि उसको लगेगा कि ये अच्छा है तो उसको कर लेना चाहिए, उसको ये लगेगा कि ये अच्छा है तो उसको कर लेना चाहिए, इसमें क्या ही बुराई है, इस तरीके की भावना में सिंपल एग्जांपल बताना चाहती हूँ। पारंपरिक में क्या हो जाता है कि नहीं, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, इस तरीके का सिद्धांत आ जाता है। समाज के कानून के नियमों को पालन करना आप शुरू करते हो, वो पारंपरिक आ जाता है आपका। ठीक, तो आपका 4 से 10 वर्ष की आयु आती है इसमें, ओके, और सीमा बच्ची है। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि पूर्व पारंपरिक स्तर होता है आज्ञाकारिता, दंड का डर, है ना, दंड का भय, मम्मी सजा देगी, मम्मा पनिशमेंट देगी, है ना, तो उसके अंदर ये बात आ जा रही है। तो वो किस में आ जाता है, आपका पूर्व पारंपरिक में आ जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बाकी आपको अच्छे से समझना होगा, तो मैं पिछले कई वीडियोस में इसको समझा चुकी हूँ, है ना, जो सेट करवाई हूँ मैं, उसमें मैं कई बार बता चुकी हूँ। अगला है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा शुरू होता है। जीन पियाजे का भी मैंने आपको बताया है ना, जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए हैं संज्ञानात्मक विकास की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। ठीक, तो संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार की प्रक्रिया द्वारा सुगम और आसान हो जाता है। पुनर्बलन द्वारा, पूर्वाभ्यास द्वारा, यानी पहले से किया हुआ अभ्यास, कलन विधि, मैथ से रिलेटेड आपका है। ठीक, तो कलन विधि नहीं होगा आपका, पूर्वाभ्यास नहीं होता, संज्ञानात्मक विकास से कोई संबंध नहीं है आपका, पुनर्बलन भी नहीं होगा आपका, अनुकूलन होगा, अनुकूलन, एडाप्टेशन। ठीक है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जीन पियाजे के अनुसार इन्होंने माना है कि एडाप्टेशन जो है, अनुकूलन जो है, काफी हेल्पफुल होता है, सुगम बनाता है संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न में, जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों की सही सुमेलित जोड़ी चुनें, ये आपको बताना है। इसमें सही सुमेलित जोड़ी कौन सी है। संवेदी चालक अवस्था नाटकीय खेल में संलग्न, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वस्तु अस्थायित्वता का प्रारंभ, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्रियाओं को मानसिक तौर पर परिवर्तन सक्षम, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम। मैंने आपको बताया था जीन पियाजे के 4 स्टेजेस दिए गए हैं, जिसमें जो है पहला जो है संवेदी गामक होता है, संवेदी गामक अवस्था होती है। ठीक है, तो संवेदी चालक अवस्था में दिया नाटकीय खेल में संलग्न, अभी बच्चा छोटा है भाई, 0 से 2 वर्ष का बच्चा है। 0 से 2 वर्ष का बच्चा क्या करेगा, ऐसे करेगा, नाटकीय खेल करेगा, नो। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक में आ जाएगा ये। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक में आ जाएगा। आगे है, तो ये पहले ही गलत हो गया हमारा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वस्तु अस्थायित्वता का प्रारंभ हो जाता है, नहीं भाई। ठीक, मूर्त संक्रियात्मकता अवस्था क्रियाओं को मानसिक तौर पर परिवर्तन में सक्षम, नो, ये भी आपका सही नहीं। आपका ये बिल्कुल सही है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पना आ जाती है, निगमन सोच आ जाता है, और उस तर्क में बच्चा क्या हो जाता है, सक्षम हो जाता है। तो आपका 4 वाला आंसर बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न पढ़ते हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं लाइव रहूंगी आपके लिए। ठीक, भले प्रीमियर लगा हुआ है लेकिन मैं लाइव रहूंगी आपके लिए। ओके, आगे लेव वाइगोत्स्की, मैंने कहा था कोहलबर्ग लेव वाइगोत्स्की के क्वेश्चन आने तय हैं, जीन पियाजे क्वेश्चन आने तय हैं, 2-2 प्रश्न रहेंगे इस पे। ठीक, और लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका। संवाद, व्याख्यान, सजा, पुरस्कार। सजा और पुरस्कार तो पहले ही मैं गलत करना चाहूंगी। व्याख्यान बड़ों की विधि होती है, ठीक, जिसमें निगमन विधि शामिल किया जा सकता है। बाकी जो संवाद होता है, मैंने कहा था कि भाषा, वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में और सीखने के क्रम में भाषा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हो, महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में लिया है।
बहुत महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में माना है। किसको? भाषा को। ठीक है, तो भाषा यानी कि संवाद आपका, यानी कि कन्वर्सेशन, एक दूसरे से पारस्परिक संबंध बनता है, हमारा बातचीत का दौर शुरू होता है, ये आपका बिल्कुल सही माना जाएगा संवाद। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, इस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया की बच्चों के भाषिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। अभी अभी मैं बता रही थी कि भाषा को इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। किसने दिया है? लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। बाकी स्किनर के बारे में बता चुकी थी मैं, जीन पियाजे, नोम चॉम्स्की के बारे में बात चर्चा पहले हो चुकी है। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, अगला क्वेश्चन है, तार्किक गणितीय बुद्धि। मैंने बताया था कि तार्किक गणितीय बुद्धि 8 प्रकार की बुद्धि किसने दी है? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? मल्टी इंटेलिजेंस का जो है थ्योरी किसने दी है? हावर्ड गार्डनर ने दी है। हावर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। उसी में जो है कि एक बुद्धि होती है आपकी तार्किक गणितीय बुद्धि। ठीक, बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है? छवियों में हेरफेर, ग्राफिक कौशल, स्थानिक तर्क, कुछ भी जिसमें 2 से अधिक आयाम शामिल हो, लय, ताल, स्वर, ये सब नहीं होता है भाई, आपका ये संगीतीय बुद्धि है। ठीक, छवियों में हेरफेर, ग्राफिक कौशल, स्थानिक देशीय बुद्धि है ये आपका। ठीक, ये भी नहीं होगा आपका। विशिष्ट पिचों, स्वरों और लय के बीच अंतर करना, ये भी आपका क्या हो जाएगा? म्यूजिक वाला हो जाएगा। ठीक, पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचाना, विचारों के बीच संबंध बनाना। ठीक, वर्गीकरण करना, याद रखना, कैटेगराइजेशन होना, पैटर्न पहचान लेना, ये सारे जो है कि किसमें हो जाएंगे? तार्किक बुद्धि है ये भैया, तार्किक गणितीय बुद्धि है। आपका 4th वाला आंसर बिल्कुल सही जाएगा। आगे आप लोग पेन कॉपी लेके बैठे रहे, आप लोग देखें कितना आप प्रश्न को सही कर पा रहे हैं। ठीक, कितना सही कर पा रहे हैं ये आप खुद भी तय कर लेंगे। आगे अभी कथन दिया है कि किशोरों की जेंडर भूमिका और रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। और इसका तर्क दिया है कि मीडिया समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। सही विकल्प चुनना है आपको। ठीक है, अब आप बता सकते हैं कि मीडिया समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, तर्क बिल्कुल सही नहीं है। आगे देख लेते हैं, प्राथमिक नहीं द्वितीयक संस्था है ना भाई। किशोरों की जेंडर भूमिकाओं और रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती है, ये सही है, ये बात बिल्कुल सही है। अभी कथन सही है लेकिन आपका आर गलत है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक, आगे 11वां प्रश्न है आपका, विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के चलिए विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे क्या करना चाहिए? उनको अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चा आया, यानी कि कक्षा कैसा है? कक्षा उसका विविधता से भरा हुआ है। ठीक, विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने का सेंस यही हो गया कि कई विविधताओं से भरा हुआ क्लास है। विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम का पालन करें। बिल्कुल गलत बात है, प्रासंगिक होना चाहिए। ठीक, प्रासंगिक संलग्नता होनी चाहिए भाई। विभेदित निर्देश लागू करें, मानकीकृत मूल्यांकन का पालन करें। मैंने बताया था कि मानकीकृत मूल्यांकन बहुत ही गलत होता है। बहिष्करण प्रथाओं का अभ्यास करें। जब प्रथाएं बहिष्कृत हो गई हैं तो उसका अभ्यास क्यों किया जाए? गलत बात है ना। आपका विभेदित निर्देश यानी कि कई प्रकार के विभेदों से भरा हुआ कई निर्देश को सॉल्व करना, न कि आपको मानकीकृत करना है। ठीक, विभेदित निर्देश लागू करें। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आंसर आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले में बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, आकलन यानी ऑब्जर्वेशन। ठीक, कैसा होना चाहिए? सॉरी, ऑब्जर्वेशन के लिए असेसमेंट। असेसमेंट कैसा होना चाहिए आपका? को अधिगम को दिशा देनी चाहिए, किसका आकलन करना है इससे निर्धारित होना चाहिए कि क्या पढ़ाना है। आगे
आकलन को सीखने में सही नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, गलत बात। आकलन को बच्चों को समान क्षमता समूहों, धीमे सीखने वाले बुद्धिमान बच्चों के पृथक समूह, मैंने कहा था कि कैटेगराइज करना, ग्रुप बनाना बच्चों का बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। इससे बच्चों के मनोबल पे असर पड़ता है, उनके मानसिकता पे असर पड़ता है, ठीक, मेंटल एबिलिटी में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ओके, आकलन को बच्चों की सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक। बाकी आकलन को, अधिगम को दिशा देनी चाहिए और किसका आकलन करना है इससे निर्धारित करोगे भाई। आप असेसमेंट कर रहे हो बच्चे का और इसका किस आधार पे आकलन करना है, असेसमेंट करना है, ये निर्धारित करेगा, ठीक नहीं ना। तो आपका चौथा वाला आंसर बिल्कुल सही होगा कि आकलन को बच्चों की सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, ठीक, इसी से जुड़ा होना चाहिए, अभिन्न होना चाहिए, भिन्न नहीं होना चाहिए, अभिन्न होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्न संख्या 13 है कि एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना कैसा होना चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा है, उस प्रगतिशील कक्षा में आपका सीखना, आपकी लर्निंग, आपका अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए आपको बताना है। व्यक्तिवादी और निष्क्रिय होना चाहिए, पैसिव तो कभी भी नहीं होना चाहिए भैया। पैसिव बोल रहा है, एक्टिव नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है यानी कि पैसिव बोल रहा है। पैसिव कैसे हो सकता है, पैसिव होगा तो बच्चा सीखेगा कैसे। परीक्षा उन्मुख होना चाहिए कि परीक्षा पे निर्भर रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं। सक्रिय और सामाजिक, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं। आपका आंसर सेकंड बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे अभिकथन दिया हुआ है, अभिकथन दिया हुआ है कि शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। भाई साहब, जहां आप इस शब्द को पढ़ें उसको नकार दें, पॉजिटिव नहीं होगा, ये नकारात्मक में ले जा सकते हैं आप इसको। नकारात्मक अगर कोई पूछ रहा है उसमें ऑप्शन में तो आप नकारात्मक में इसको शामिल कर सकते हैं, लेकिन भाई साहब इसको पॉजिटिव वर्ड कभी भी मत मानिएगा, ठीक है। ये मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाएं जो होती हैं सही नहीं मानी जाती हैं, ओके। बाकी आगे जो क्या बोल रहा है, तर्क आपका क्या दे रहा है, तर्क समझिएगा इसका कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। मतभेदों को खारिज कर, बहुत सही चीज दिया है भाई, मतभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना, ये सही है, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। इसमें भाई ऑप्शन नहीं दिया है इस तरीके का। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। अच्छा, एक चीज देखिए यहाँ पे, शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए, ये गलत है। अभिकथन तो गलत है, ये कंफर्म है, लेकिन ये शब्द ये सही है और ऐसा ऑप्शन इसमें दे नहीं रहा है, या फिर मेरी समझ में प्रॉब्लम आ रही है। तर्क में समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर, ये बिल्कुल सही है ये लाइन कि मतभेद को खारिज करना है, मतभेद नहीं होना चाहिए, सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। तर्क आर सही है, ए गलत है पर आर सही है, ऐसा होना चाहिए। इसमें दोनों ही नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन दिया नहीं हुआ है, काफी गलत दिया है यहाँ पे, ठीक है। इसमें ए सही है भाई, आर अगर इस तरीके का आ जाता है प्रश्न, शायद मैं इस प्रश्न पे कंफ्यूजन मैं कह सकती हूँ है, क्योंकि आर हद तक सही है, हद तक सही है, क्योंकि सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। एक साथ लेकर के चलने की अगर दिशा कही जाए तो भी अगर ये ऑप्शन दिया है इस तरीके से तो ये लाइन गलत मानी जा सकती है, लेकिन ये सही माना जा सकता है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ए और आर दोनों को गलत लिया जा सकता है, क्योंकि इसका आधा लाइन तो सही है, इसका आधा लाइन सही होगा, क्योंकि मतभेदों को खारिज तो करता है समावेशी शिक्षा और सभी को समान बनाने की
सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना, ये भी हद तक सही लग रहा है। ये काफी कंफ्यूजन भरा आंसर है, लेकिन अगर आपको आंसर आए तो आप इसको लेकर के चलिएगा। चौथा लेकर के चलेगा, इसलिए लेकर के चलिएगा क्योंकि आधा तो बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें थोड़ा शक माना जा सकता है, और ऑप्शन में ये नहीं दिया है कि ए सही है आर गलत है। ठीक, अरे सॉरी, ए गलत है आर सही है, ऐसा नहीं दिया हुआ है। तो आप डी पे ज्यादा जा सकते हो, फोर्थ पे ज्यादा जा सकते हो कि दोनों गलत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। खैर उस पर विचार अगर इस तरीके का हो, क्योंकि आर तो किसी हालत में सही नहीं होता, मैंने बताया था कि मानकीकृत पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम को फॉलो नहीं करता है। ठीक, समावेशी शिक्षा जो है स्टैंडर्डाइज्ड पाठ्यक्रम को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो ए आपका गलत था उसमें। आगे बढ़ते हैं। प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचना इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? निम्न स्तर की सोच, अभिसारी सोच, अनम्य सोच, अपसारी सोच। मैंने कहा कि लीक से हटकर, बिल्कुल अगर लीक पे सोचता है, एकदम उसी मुद्दे पे सोचता है, तो वो अभिसारी हो जाएगा आपका। ठीक, बाकी निम्न स्तर की सोच तो नहीं होगी भाई। जब बच्चा सोच रहा है तो निम्न स्तर की सोच नहीं हो सकती है, अभिसारी नहीं होगा, क्योंकि अगर लीक पे सोचता है, अगर मेन मुद्दे पे एकदम पॉइंट टू पॉइंट सोच रहा है, तब वो आपका अभिसारी चिंतन हो जाए। बिल्कुल केंद्रित होकर सोच रहा है तो वो आपका अभिसारी चिंतन में शामिल होगा। लेकिन लीक से हट के सोच रहा है, यानी कि कई चिंतन कर रहा है, कई उसके जो है कि कई आयाम बन रहे हैं उसके चिंतन के, तो आपके क्या हो जाएंगे? अपसारी सोच हो जाता है। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग हो जाती है आपकी, अनम्य सोच नहीं है। ठीक, अनम्य यानी कठोर, अनम्य मीन्स कठोर, नम्र ना हो। ओके, अगला प्रश्न है आपका पठन वैकल्य। वैकल्यों के बारे में मैंने बताया था। वैकल्य का अर्थ यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? डिसेबिलिटी, इंग्लिश में कह सकते हो डिसेबिलिटी कह सकते हो, विकार कह सकते हो आसान शब्दों में। तो वैकल्य का अर्थ विकार होता है। ठीक है, प्रॉब्लमेटिक कह सकते हैं आप इसको। ठीक, पठन वैकल्य मुख्यतः किसमें चुनौती से संबंधित होता है? सुनने में प्रॉब्लम, पढ़ने में प्रॉब्लम, बोलने में सुनने में प्रॉब्लम। बोलने में सुनने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, बोलने में भी नहीं, आपका सुनने में भी नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। पढ़ने में जब बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो डिसलेक्सिया कहलाती है, और जिसको पठन वैकल्य बोला जाता है हिंदी में, डिसलेक्सिया कहलाती है। ठीक है, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित प्रॉब्लम है आपका। ठीक, डिस्कैलकुलिया जो है आपका बुढ़ज वैकल्य कहलाता है, यानी कि मैथ्स में प्रॉब्लम होती है बच्चे को तो वो आपका डिस्कैलकुलिया होता है। डिस्पेजिया भाषा संबंधी है, डिस्पेक्सिया आपका शारीरिक समन्वय संबंधित है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है बताना है। ठीक है, समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है। मैंने समावेशी कक्षा को लेकर के आपको बताया था कि समावेशी शिक्षा वो होते हैं जो बिना किसी भेदभाव के, ठीक है, मतभेदों को आप बहिष्कृत करते हैं इसमें, बिना किसी आर्थिक भेदभाव के, बिना किसी सामाजिक भेदभाव के, बिना किसी शारीरिक भेदभाव के शिक्षा को एक समग्र रूप से, ठीक है, बच्चों को एक प्रगतिशील कक्षा में प्रदान करना समावेशी शिक्षा होता है। ठीक, और काफी डिसिप्लिन्ड वे में, काफी भी नहीं कह सकते हो, डिसिप्लिन्ड वे में, ज्यादा नम में भी लचीलापन होना चाहिए। समावेशी कक्षा कैसे होनी चाहिए? समावेशी शिक्षा कैसे होनी चाहिए? उसमें लचीलापन होना चाहिए। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, न ज्यादा कठोर और न ज्यादा नम्र। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है? आपको बताना नहीं है। ठीक है, आपका सहकारात्मक होता है, बिल्कुल ठीक है, हेल्पफुल होती है आपकी। एक उपयुक्त समायोजन तो होता ही भाई। ओके, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन भी होनी चाहिए। मानकीकृत निर्देश आपका नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया है कि मानकीकृत निर्देश पे डिपेंड नहीं होना चाहिए आपका इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा। ठीक, आगे अगले प्रश्न पे आते हैं। ये पियाजी और वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना किस प्रकार का होता है? आपको समझना है। प्रैक्टिस जितना इसका करेंगे उतना प्रश्न समझ में आएगा कि किस तरीके का प्रश्न इसमें आता है। ठीक है, आपका किस तरीके का प्रश्न आता है ये और क्लियर हो जाता है आपका। पियाजी और वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है? अनुसरण द्वारा, निष्क्रिय श्रवण द्वारा, अनुकूलन और पुनर्बलन द्वारा, अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा। देखिए, पियाजे ने तो अनुकूलन को माना है, वाइगोत्स्की ने अनुकूलन को नहीं माना है। वाइगोत्स्की ने, देखिए पियाजे ने अनुकूलन माना है, लेकिन बात तो दोनों की जा रही है। याद रखिएगा, पियाजे ने अनुकूलन को फॉलो किया है, पीछे भी मैंने आपको लिखवाया है। पियाजे ने अपने सिद्धांत में अनुकूलन को माना है, याद रखिएगा।
ठीक, माना है, लेकिन वाइगोत्स्की ने नहीं माना है भाई। वाइगोत्स्की ने अनुकूलन, याद रखिएगा एकदम दिमाग में, इन्होंने मॉडलिंग को माना है। मॉडलिंग को माना है, अनुकूलन को नहीं माना है, याद रखना, ठीक है। ये इन्होंने सक्रिय भागीदारी द्वारा सीखने का, और इन्होंने भी बोला है, पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों ने इस बात को सहमति दी है। लेकिन पियाजे अनुकूलन को दिए हैं, पुनर्वलन अनुकूलन को दिए हैं, पुनर्वलन को नहीं दिए हैं, तो अनुकूलन को दिए, लेकिन इसी वजह से जो है कि आपका कोई ऑप्शन क्लियर नहीं हो जाएगा, आपका फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल सही जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 19वां, कि जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे सक्रियाओं पे, सक्रियाएं, ठीक, ऑपरेशंस, जिसको संक्रिया को आप ऑपरेशन कह सकते हैं, संक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं, उनमें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है। मैंने आपको बताया था संवेदी गामक, भैया ये 0 से 2 वर्ष का बच्चा ऐसा तो करेगा नहीं, कल्पना में जा सकता है क्या 0 से 2 वर्ष का बच्चा, तो ये काटेंगे। पूर्व संक्रियात्मक बच्चे का अभी जो है कि कुछ भी ये सोचना समझना सीखना तय कर रहे होते हैं, ये तो खुद ही आपके ईगोसेंट्रिक होते हैं, ठीक। तो ये आपके 2 से 7 वर्ष का बच्चा होता है। इसमें मूर्त संक्रियात्मक आपका 7 से 12 होता है, ये आपका 12 से आपका 15 साल का बच्चा होता है। और आंसर आपका बिल्कुल औपचारिक हो जाएगा, ये निगमन में चला जाता है, परिकल्पनाएं भी करता है और ऑपरेशन पे भी एक्टिविटी करना शुरू कर देता है आपका फोर्थ वाला बच्चा, यानी कि फोर्थ वाला कहने का सिर्फ फोर्थ ऑप्शन वाला बच्चा, क्लास 4 का नहीं। क्लास 4 का तो बाल्यावस्था में चल रहा है बच्चा, मध्य बाल्यावस्था चल रही है उसकी, है ना। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है, कैसा है ज्ञान। अभी देखिए प्रश्न को आप करते जाइएगा कॉपी में, आप देखिएगा कितना प्रश्न आपने सॉल्व किया, 20 में से कितना आपने सही किया ईमानदारी से, ठीक है। और ईमानदारी से सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपने कितना सही किया। और अंत में भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेने के बाद 30 का 30 प्रश्न करने के बाद आपने जितने लोगों ने भी सॉल्व किया है वो बताएंगे कि कितनों का सही हुआ है, और ईमानदारी से बताएंगे। मैं आपके कमेंट्स को देखूंगी, मैं आपके कमेंट्स को देखने वाली हूँ, ठीक है। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ा जाए। तो जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है, कैसा ज्ञान है, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। भाई पर्यावरण से निष्क्रिय है तो ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा। अंतः क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है, ऐसा सही है, आप खुद बताएं। अभी इतने भी गंवार नहीं थे जीन पियाजे, है ना। अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सहनिर्मित होता है, एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। आपका सी वाला बिल्कुल तीसरा वाला सही आंसर हो जाएगा। अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सहनिर्मित होता है ना, कन्वर्सेशन के साथ, ओके। आपका तीसरा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। ये लाइन तो जैसे फोर्थ वाले ऑप्शन में आपको हो सकता है इस लाइन में कंफ्यूजन हो कि मतलब ये आपको सही लग रहा हो, देखिए इसकी आधी लाइन तो सही है लेकिन ये गलत है। विश्वसनीयता के साथ जा सकता है ना, फिर तो वो एक जिसको कहते हो कि बिल्कुल एग्जैक्ट चीजें हो जाएंगी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत, शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना। अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर प्रतिपुष्टि मिलती है। जरूरी है, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, पहले ही बोल दिया मैंने निष्क्रिय नहीं है, और इसमें सूचना प्राप्त करने और याद रखने जैसी चीजें शामिल हैं। ये बिल्कुल सही है। सक्रिय होता है बच्चा, मैंने आपको बताया है कि
सामाजिक और सक्रिय होना अधिगम में बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे अगला आपका 22वां प्रश्न आपके सामने ये है। भाई इसका ऑप्शन थोड़ा सा मिला जुला हो गया है, ये एक दूसरे से पारस्परिक संबंध बना रहे हैं। मेरी भाषा भी कुछ सीडीपी एडेड हो गई है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? छात्र को जानकारी और ज्ञान प्राप्त करना, ये बात समझिए। ये पहला ऑप्शन है, ये आपका पहला रहेगा, ये दूसरा रहेगा आपका, ये तीसरा ऑप्शन है, ठीक, और ये चौथा ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया है कि छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, ये वाइगोत्स्की के अनुसार है, समझिएगा चीज को। वाइगोत्स्की के अनुसार आपका संज्ञानात्मक विकास को और आसान, सुगम का मतलब आसान बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, खाली यही है। आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना, छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। नो, थोड़ी सी बंदिशें जरूरी है, डिसिप्लिन होना। केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। काहे? पिछला और आगे कौन करेगा, है ना? तो आलंबन का अर्थ होता है योग, सहारा। आलंबन का अर्थ क्या होता है? आलंबन अर्थ हेल्प, ठीक है, हेल्प कहिए, सहयोग कहिए, सहारा कहिए, एक ही बात हो गई। ठीक है, आसान हो गई। शब्द जो है सहारा देने के बाद जो कि जेडपीडी मैंने बताया ना, जेडपीडी के बारे में मैं बता चुकी हूँ पिछले कुछ वीडियोस में, है ना। जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आपको बताया था मैंने, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, आपका हो जाएगा ये, आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आलंबन यानी सहारा के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। अगले प्रश्न में हम पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका किशोरावस्था के बारे में किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किशोरावस्था एक सामाजिक रचना नहीं है, याद रखिएगा। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है नहीं है। ठीक, किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। तीसरा, किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है। किशोरावस्था को लेकर के बात की जाए, यानी 12 से आपकी 18 तक की उम्र की जो आपका विकास हो रहा है शरीर का, मन का, ठीक है, उस विकास में ये बिल्कुल सही बात है कि ये एक सामाजिक रचना है, आप कह सकते हो। ये भी शामिल है आपका, सामाजिक आनुवंशिक दोनों है। किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। ठीक, पूछ क्या रहा है, सही बात कौन सा नहीं है? किशोरावस्था बचपन और वयस्कता, यानी कि बचपन, अभी बाल्यावस्था से आप ऊपर उठे हैं और बड़े होने के बीच का माध्यम, मतलब बीच का रास्ता है ये। बच्चा अभी बड़ा हुआ और बड़े होने से पहले का, इन दोनों के बीच का ये आपका जो है कि एज होती है, ये उम्र होती है। ठीक, बीच विकासात्मक संक्रमण है, सही बात है बिल्कुल। और इसमें शारीरिक परिवर्तन भी होता है, आपका मानसिक, ठीक है, संज्ञानात्मक भी परिवर्तन होता है, मनोसामाजिक यानी कि दिमाग का भी, और सामाजिक परिवर्तन भी आपका होता है। सामाजिक परिवर्तन का सेंस यहाँ पे हो सकता है कि आप धीरे धीरे जो गुट बनाता है बच्चा, गुट वाला एज जो होता है, बाल्यावस्था होती है ना, गुटबाजी कर रहे होते हैं, ग्रुप बना के खेलते कूदते रहते हैं, तो वो धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पे होता है। और इसमें जो है कि गैंग एज से निकल के आप जो है काफी समझदार, आप अकेले रहना पसंद करने लगोगे, आपको अकेले संगीत सुनना पसंद आना हो सकता है, आप संकुचित भी हो सकते हो, शर्मीले भी हो सकते हो, ठीक, बहिर्मुखी भी हो सकते हो, ऐसा नहीं है, अंतर्मुखी होने के साथ साथ हो सकता है बहिर्मुखी भी उसमें से कुछ लोग हो जाते हैं।
तो एक ये जो है कि परिवर्तन, मनोसामाजिक परिवर्तन तो होते हैं, यानी ये तीनों किशोरावस्था को लेकर के सही है। बाकी चौथे ऑप्शन को अगर हम समझने चले तो विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान, यही शब्द गलत हो जाता है यहाँ पे, यही शब्द गलत कर रहा है इस सेंटेंस को, कि एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं, ये गलत बात है। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि यही सही नहीं है। आगे अगला प्रश्न है आपके सामने, ये एक लड़की है सुजाता, ये एक लड़की की कहानी है, आओ सुनाए सुजाता की कहानी। सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है, यानी उसको वो पुरस्कार उन्मुखी है। ठीक है, पुरस्कार उन्मुखी कहने का अर्थ ये हो जाता है कि पुरस्कार उसको चाहिए, इसलिए वो नृत्य कर रही है, कंपटीशन में भाग ले रही है, डांस कंपटीशन में इसलिए भाग ले रही है। अभी वो क्या है, सुजाता क्या है, आंतरिक रूप से प्रेरित है, मतलब उसके अंदर की आत्मा बोल रही थी कि जाओ डांस करो, जो है कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, अंतरात्मा से उसकी आवाज आई थी कि नहीं भैया करो, बहुत अच्छी चीज है। या फिर बाहरी रूप से प्रेरित है, या फिर महारत उन्मुख शिक्षार्थी है। असफलता परिहार, अवॉइड करना, परिहार का अर्थ होता है अवॉइड करना। ठीक है, किसी चीज को बहिष्कृत कहो या फिर अवॉइड कहो, ठीक है, बहिष्कृत कहना बहुत ज्यादा ही आपका रिजिड वर्ड हो जाएगा, लेकिन आप परिहार कह सकते हो। ठीक, तो ये बच्चा जो है बाहरी रूप से प्रेरित है। बाह्य अभिप्रेरणा किसमें शामिल होता है आपका, दंड पुरस्कार, दंड और पुरस्कार किस में आते हैं, बाह्य अभिप्रेरणा में आते हैं। तो आपका क्या हो जाता है, बी, आपका सेकंड वाला जो आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज का 25वां क्वेश्चन नंबर 25 आपके पास क्वेश्चन ये है, प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं। सामाजिकरण, ठीक है, यह एक रेखीय प्रक्रिया है, यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि रेखीय प्रक्रिया कभी हो ही नहीं सकती है। सामाजिकरण आपकी रेखीय कहने का अर्थ ही हो जाता है, अगर ये मैप आप बना रहे हो तो रेखीय प्रक्रिया आपकी ये हो गई, ये लीनियर हो गई भैया, एक समान गति से चलना। क्या लीनियर हो सकता है क्या सामाजिकता आपका, कभी संभव है, ये संभव है आपका, जी नहीं, लीनियर आपका कभी नहीं हो सकता है। ठीक, लीनियर नहीं होगा आपका, ये सही है। ये एक जटिल प्रक्रिया होती है, मैंने पहले भी बताया कि जटिल अंतःक्रिया होती है, आपको मैंने बताया था। और बहुआयामी तो बिल्कुल मल्टी डायमेंशनल होती है आपकी। यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है, अलग अलग संस्कृतियों में आपको विशेष रूप से पाई जाएगी। तो आपका बी सी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला और 26वां प्रश्न आज का आपका सीडीपी के पोर्शन का ये रहा। पूछ रहा है जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता, अब ये उम्र दिया है, ये स्टेज दिया है, ठीक है, कौन सी अवस्था है के दौरान विकसित होती है, और विद्यार्थियों को क्या सीखने में, और ये सीखने का चीज दिया हुआ है, ये सीखने का माध्यम दिया हुआ है, और ये अवस्था दी हुई है, याद रखिएगा ये अवस्था दी है। अब एक में आपको अवस्था भरना है, यहाँ पे अवस्था भरेंगी, कौन सी अवस्था होगी, ठीक, और ये सीखने का माध्यम, सीखने का माध्यम यहाँ पे लिखूंगी नहीं, आप समझ जाइएगा, ठीक, लिख देंगे तो आपको वर्ड्स पहचान में नहीं आएंगे, तो क्या हो जाएंगे आपके। अभी समझो, अभी उस बच्चे के अंदर अज्ञात अंक के लिए, जैसे मान लीजिए पूछा जाता है कि x + 3 × 5 = 8, x बराबर क्या, ये प्रश्न करने की क्षमता किस उम्र में आ जाएगी, ये प्रश्न करने की क्षमता किस उम्र में आ जाती है, ठीक, मतलब x = what, अज्ञात,
मैंने कहा था अज्ञात जैसे अमूर्त चीजों को सोचना किस उम्र में आ जाता है, ये अमूर्त है उसके लिए ना भाई, मूर्त तो है नहीं। x के बराबर क्या होगा, उसके लिए अमूर्त हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया था औपचारिक संक्रियात्मक जो अवस्था होती है वो आपकी होती है, और प्लस x का बोल दिया तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये अलजेब्रा का पोर्शन है, अलजेब्रा का पोर्शन है, यानी बीज गणित जहां जहां होगा आपका सही होगा। तो चलिए इसको हम काट लेते हैं जहां जहां बीज गणित नहीं है। अभी बीज गणित पहले में है और दूसरे में है, लेकिन इसमें मूर्त संक्रियात्मक दे दिया, और जबकि मैंने बोला था कि चौथा स्टेज होता है आपका, तीसरा वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और बीज गणित और गणना करना है उसको, बीज गणित और गणना करना है, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका अगला और 27वां क्वेश्चन। एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है। ठीक, उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी हो रही है, यानी कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है उसका कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है। ठीक है, वो ध्यान नहीं दे पा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक रणनीति है, यानी कंसंट्रेशन कौन सी, इसमें जो रणनीति, 4 रणनीति दी हुई है, 4 है, इसमें से कौन सी रणनीति उसके लिए हेल्पफुल होगी बच्चे के कंसंट्रेशन बनाने के लिए। छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना, इससे कंसंट्रेशन बनेगा, ये सोचना। छात्र को सख्ती से अपने अवधि बढ़ाने के लिए कहना, जोर जबरदस्ती मतलब सख्ती के साथ, रूडली बोल के, देखो तुम्हें अपनी कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी, ये बोलना। स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। माता पिता को बुलाकर, तो बहुत ही गलत होता है, जब स्कूल में बच्चा भेजा गया है तो माई बाप को काहे को बुलाएंगे भाई। तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये अगला प्रश्न है आपके सामने, ये 28वां प्रश्न है आपके सामने। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक जो है कैसे प्रभावित करेगा शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को, यानी कि बच्चा कॉन्सेप्ट क्लियर करे अपना। ठीक है, बच्चा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करे, इसको इसके विकास के लिए दृढ़ता से प्रभावित करेगा। कैसे? टीचर क्या करेगा ऐसा? सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखेगा, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करने जैसी प्रक्रिया अच्छी नहीं होती भाई। छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें रखना। देखिए, स्वायत्तता का अर्थ होता है कि बच्चे के अंदर ऐसी स्किल को डेवलप करना, बच्चे के अंदर ऐसा स्किल डेवलप करना कि बच्चा खुद ही उस काम को करने के लिए उत्सुक हो जाए, स्वायत्तता के साथ, यानी खुद मन से अपने कि नहीं मुझे ये काम करना चाहिए, सर को ये काम करके दिखाना है मुझे। ठीक, उसके अंदर स्वायत्तता आ जाए तो ये बिल्कुल अच्छी बात है। और उसकी पहल को पुरस्कृत करना, टीचर को कहना कि हाँ बेटा बहुत अच्छी बात, बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, इस तरीके से। ठीक है, आगे ऑप्शन में दिया हुआ है आपका, सॉरी क्वेश्चन में दिया है, प्रश्न में, कि अभिकथन ए, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कारण विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है, यह आपको बताना है। देखिए, विकास परिवर्तन आपको बताना है, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है।
ठीक, और विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक, ये एकदम सही बात है कि उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता है जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। निश्चित क्षण होता है क्या? नहीं होता है ना। ए वाला सही है, बिल्कुल अभिकथन बिल्कुल सही है, और इसको यही चीज बता रहा है कि सही बात है कि विकास जो है प्रकृति में निरंतर होता है, ना कि निश्चित होता है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका और आखिरी प्रश्न है आज का। आखिरी प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है? जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, जेंडर स्थिरता को मजबूत करना, जेंडर पहचान को मजबूत करना, जेंडर भूमिका की नम्यता को हतोत्साहित करना। अभी जो है मीडिया के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलता है, ये आपको समझना है कि अगर आप किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, किसके माध्यम से? बुक्स और मीडिया के माध्यम से। ठीक, जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं, इनमें से, इन ऑप्शंस में से किस बात को प्रोत्साहित करता है? जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाता है ना। आप जब जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है, अब मैं आगे बता ले लूं पहले ऑप्शंस को। जेंडर स्थिरता को मजबूत करता है, जेंडर स्थिर है, इस चीज को मजबूत कर रहा है। जेंडर पहचान को मजबूत कर रहा है, जेंडर भूमिका की नम्यता को हतोत्साहित कर रहा है, मतलब नकार रहा है। जेंडर भूमिका जो है नम्र है, इस बात को हतोत्साहित कर रहा है। ये बात ये सही है कि जेंडर की रूढ़ियां जो है, जेंडर रिलेटेड रूढ़ियां जो है, स्टीरियोटाइप थिंकिंग है जेंडर को लेकर के, इस पे ये सवाल उठा रहा है अगर आप जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये थे आज के 30 प्रश्न, और इस 30 प्रश्न के जवाब जो है मैं कमेंट बॉक्स में, अगर आप सॉल्व कर रहे हो ऑनेस्टली, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे कि किसने कितना सही किया। अगर आप देखिए ऑनेस्टली बताइएगा, ठीक है। और अगर आप 25 से नीचे जा रहे हो, यानी कि आपको अभ्यास की और जरूरत है, 1 हफ्ता बचा है 7 जुलाई आने में, ठीक, और आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है, जितना हो सके आप प्रैक्टिस सेट लेकर के प्रैक्टिस करिए। ये भी मैं कहूंगी, पढ़ाई तो आपने जो करनी थी साल भर में कर ली, ठीक है, उसमें अब नहीं है, लेकिन अब समय आ गया, खाली रिवीजन करिए। मैराथन फिर से शुरू हम लोग का होने वाला है, घंटा 100-150 क्वेश्चन की भी मैराथन हम लेकर के आ रहे हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को लेकर के। उसको आप खूब ज्यादा सॉल्व करिए, हमसे जुड़िए, ठीक। और मैं बहुत ज्यादा चुन करके प्रश्न लाती हूँ, ठीक। और जब एग्जाम होगा ना तो मैं उस वक्त बताऊंगी, आपको बताऊंगी, देखिए इस प्रश्न पे हम लोगों ने चर्चाएं की थी, है ना, और किस तरीके के प्रश्न आते हैं ज्यादातर, ये भी मैं आपसे चर्चा करूंगी, ठीक। तो आप ऑनेस्टली कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डाल दीजिएगा कि किसने कितने सवाल किए। कल प्रीमियर लगने वाला है, ये लाइव नहीं आ पाई थी, उसके लिए क्षमा चाहूंगी, ठीक है। लेकिन बाकी उसके बाद जो है लाइव हम लोग ज्वाइन करेंगे, आप लोग जुड़िएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।